नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मैं शो घंटी बजाओ शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। वेस्ट मिदनीपुर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर हमला हुआ था। ये खबर हम आपको बता चुके हैं। इसी मामले में अब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ा एक्शन, पहला एक्शन जो राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसी मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो विदेश राज्य मंत्री बाल बाल बचे थे इस हमले में। उनकी गाड़ी का शीशा टूटा था, उनके निजी स्टाफ को चोट लगी थी, वो घायल हुए थे। वेस्ट मिदनीपुर में यह हमला हुआ था। इस मामले में अब 8 लोग गिरफ्तार किए गए। बंगाल में जब से चुनाव खत्म हुआ है, नतीजे आए हैं, तब से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार हिंसा का ये सिलसिला जो बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके कई कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के कोलकाता दौरे पर भी पहुंचे। और इस बीच वेस्ट मिदनीपुर में आज जिस तरीके से हिंसा हुई थी, विदेश राज्य मंत्री के काफिले को निशाने पर लिया गया था, उस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, 8 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिस तरीके से आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, टीएमसी समर्थक, क्या इनमें से कोई टीएमसी का कार्यकर्ता है, बड़ा चेहरा है जिसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किसी पार्टी के समर्थक हैं या नहीं, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि इन सबकी तस्वीरें थी कैमरा पर सब कुछ रिकॉर्डेड था। जिन लोगों के हाथ में लाठियां थी, वो डंडे थे, पत्थर, जिन्होंने मारपीट की है, वहां पर गाड़ियों पर हमला किया है, पूरे काफिले पर हमला किया, उनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 3 पुलिस अधिकारियों के पर भी कार्रवाई की गई है, जो इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के दायित्व में थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज्ञा लोईवाल बता रही हैं कि ये जो लोग नजर आ रहे हैं, दरअसल जिनके चेहरे साफ तौर पर दिख रहे थे, यही वो 8 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और आइए अब रुक करते घंटी बजाओ का। क्या कोरोना काल में किसी भी राज्य की सरकार के लिए जान बचाने से ज्यादा जरूरी अपनी जेब भरना हो सकता है? घंटी बजाओ में आज ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार, उसने कोरोना कर्फ्यू में भी शराब की दुकानें खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। जी हाँ, पंजाब सरकार ने किया यह है कि उसने शराब को इसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में शामिल कर दिया है, ताकि शराब के ठेके बेधड़क खुले रहें और सरकार का खजाना भरता रहे। तो आज अपनी जेब भरने के नाम पर जनता की जान से खिलवाड़ करने वाली ये जो सोच है, इसी सोच की घंटी आपको बजानी है। लॉकडाउन की पालना करो या अपने अपने घरों में जाओ। कोई अपनी दुकान नहीं खोलेगा भी जब करी है। वह रही पंजाब सरकार। आपने शराब और मरीज की दवाई को एक तराजू में तौल दिया। शराब के बंद ठेकों का शटर उठाने के लिए उसे जिंदगी की जरूरत का नाम दे दिया। पंजाब सरकार ने कोरोना काल में इसेंशियल यानी आवश्यक वस्तुओं की नई परिभाषा गढ़ दी है। फल, सब्जी, दूध और दवाई के साथ पंजाब में शराब भी बेहद जरूरी है। कितना विचित्र है, एक तरफ लोगों को घर से बाहर निकलने से रोका जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रहें, और दूसरी तरफ शराब को आवश्यक वस्तु की लिस्ट में डालकर शराब के ठेकों तक भीड़ के आने का न्योता दिया जा रहा है। इस फैसले को जनता का दुर्भाग्य ना कहें तो क्या कहें? पंजाब सरकार के इस फैसले को स्वार्थ से भरा हुआ फैसला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये जानते हुए जब पंजाब में कोरोना तांडव मचा रहा है, 24 घंटे के भीतर 180 से ज्यादा मौत के मामले सामने आ रहे हैं, पंजाब सरकार का ये फैसला उसका दोहरा रवैया बताता है। क्यों, ये समझने के लिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की, जहां पुलिसकर्मी सड़क पर पहरा दे रहे हैं। हर आती जाती गाड़ी की तलाशी ली जा रही है।
मकसद ये जानना है कि सड़क पर जो लोग निकले हैं वो बिना वजह घरों से बाहर तो नहीं है। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस की नाकेबंदी में बिना वजह बाहर निकले लोगों के पास अगर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो उनका ऑन द स्पॉट कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। पुलिस ने बहुत वधिया काम कर रही है, रोक के साडा टेस्ट किया कोरोना। सरकार दी बहुत वधिया तरीका है, सीधा सारिਆਂ ਦਾ करना चाहिए है ताकि बीमारी ज़्यादा ना अगे बढ़ सके। पुलिस वालों की मदद के साथ हम यहाँ पे कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। जो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, हम उनको पुलिस वाले पकड़ के उनके साथ हम मिलकर टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि CM साहब ने बताया कि एसेंशियल मूवमेंट ही अलाउड है। सो जो पब्लिक बाहर फिर रही है, जिस कोरोना चेन को स्टॉप करने के लिए ये नाकाबंदी करके टेस्टिंग करवाई जा रही है, ताकि ये मेक श्योर किया जाए कि जो नेगेटिव हैं वो ही बाहर पब्लिक में घूम फिर सकें, जो पॉजिटिव हैं जब उनको ट्रेस किया जा सके। ये पहल तो शानदार है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण की सुनामी को रोकने के लिए एक और फैसला लिया है। हवाई जहाज हो, ट्रेन हो या फिर सड़क, किसी भी रास्ते पंजाब में बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के कोई एंट्री नहीं कर सकता। जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनका एयरपोर्ट पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मुसाफिरों को एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत है, लेकिन जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है उनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देकर सिविल अस्पताल भेजे जाने का फरमान है। जांच हुई है, हमारा ऑलरेडी टीका लगाया हुआ था ना, हाँ, तो वो सारा चेक करने के बाद ही निकलने दिया। वैक्सीनेशन आपने करवाई हुई है। उसका सर्टिफिकेट चेक किया? हाँ, सर्टिफिकेट चेक किया, ऑलरेडी मेरे पास है। हाँ जी, मैं दिल्ली करा के आई कोरोना, इंग्लैंड भी कोरोना करा के आई हूँ, टेस्ट कराया। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 2-2000 ਰੁਪਏ ਸਾਤੋਂ ਲਿਆ। जो हमने PCR एंटीजन टेस्ट हमने करवाया था उस निगेटिव रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट हम कोविड का नेगेटिव का। जी जी जी। इसी फैसले के साथ पंजाब सरकार ने ये आदेश भी दिया था कि गैर जरूरी सामान की दुकानें 15 मई तक बंद रहेंगी। ये आदेश 3 मई को आया था, यानी शराब की दुकानें बंद रहनी थी। लेकिन इस आदेश के कुछ ही घंटों बाद पंजाब सरकार ने नया ऑर्डर जारी किया, जिसमें कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान के साथ साथ शराब को आवश्यक वस्तु की लिस्ट में डाल दिया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पंजाब सरकार का दोहरा रवैया है और आज कमाई के नाम पर कोरोना संक्रमण को भूल जाने वाली सोच और सरकार दोनों की घंटी बजानी है। ये पंजाब सरकार के उसी नोटिफिकेशन की कॉपी है जो 4 मई को जारी हुआ था। नोटिफिकेशन की कॉपी के विषय में लिखा है 15 मई तक कोविड-19 को लेकर लगाए गए प्रतिबंध पर स्पष्टीकरण। और स्पष्टीकरण के नाम पर पंजाब सरकार ने राज्य की जनता को बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों की तरह फुटकर और थोक दोनों तरह की शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू पर शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। हालांकि पंजाब सरकार के इस फैसले का राज्य के व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं, जहां व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर ठेके खोल सकती है तो आम व्यापारियों को भी दुकान खोलने का मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इस फ्रंट पे बिल्कुल फेल हो गई, गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नमेंट कहती 15 मई तक बंद करो, कि गवर्नमेंट को प्लान है भी 15 मई तो बाद ओपन करेंगे। इन्हें को वैक्सीनेशन है नहीं, इन्हें को बेड है नहीं, इन्हें को ऑक्सीजन है नहीं, लोगों को भुखे मारना। गवर्नमेंट वालों कोई भी किसी व्यापारी ਨੂੰ ਨਾ पिछली बार सपोर्ट दी गई ना इस बार सपोर्ट दी गई। बहुत गलत फैसला देख रहे हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਰਨਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹ युवा पीढ़ी ਨੂੰ शराब के ठेकिਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कि ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पंजाब सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अमरिंदर सरकार कोरोना कर्फ्यू में भी शराब के ठेके खुलवाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है?
सवाल का जवाब है शराब से होने वाली राज्य की मोटी कमाई। पंजाब को राज्य के टैक्स के तौर पर जो कमाई होती है, उसमें शराब पर एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। शराब से पंजाब सरकार की कमाई 2019-20 में शराब पर एक्साइज ड्यूटी से 4,865 करोड़ खजाने में पहुंचे। 2020-21 में शराब पर कमाई बढ़कर 5,740 करोड़ हुई। 2021-22 में बतौर एक्साइज ड्यूटी 7,002 करोड़ की कमाई का अनुमान है, जो 2019-20 की तुलना में करीब 20% ज्यादा है। लेकिन शराब पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर सिर्फ पंजाब का खजाना भरता हो ऐसा तो नहीं। जिन राज्यों में शराब बैन है उन्हें अलग कर दिया जाए तो लगभग हर राज्य के साथ ऐसा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान जेब भरने के लिए आम जनता की जान को दांव पर लगा दिया जाए। हालांकि पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ प्रशासन ने शराब के ठेके खोलने की मांग को ठुकरा दिया है। पिछले साल जब देश में लॉकडाउन लगा था तो हरियाणा में शराब के ठेके खुले थे। तब इसी घंटी बजाओ शो में हमने मुहिम चलाई थी और खट्टर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। हरियाणा में लोग बोलते हैं शराब तो मिल रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्या दूध, दवा, सब्जी और खाने पीने का सामान मिलेगा? हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन ये जायजा लेने के लिए कि वाकई क्या ऐसा ही हो रहा है हरियाणा में, हम खुद निकल पड़े पंचकूला में। लेकिन पंचकूला में हालात वाकई देखने वाले थे। सभी शराब के ठेके खुले हैं। इस बार भी आपको घंटी बजानी है। कोई भी सरकार जब भी जनता के हित से खिलवाड़ करने वाले फैसले लेगी, घंटी बजेगी। मौत की वजह चाहे कुछ भी हो, देश में लावारिस शवों के लिए भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। लेकिन यूपी के आजमगढ़ से जो खबरें सामने आई हैं, वो लापरवाही और लचर व्यवस्था की जीती जागती मिसाल है। तारीख थी 29 अप्रैल, जब शाम को आजमगढ़ के बिलारियागंज में सड़क पर घायल अवस्था में 32 साल की एक अज्ञात महिला मिली थी। एम्बुलेंस महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंची और अगले दिन सुबह 30 अप्रैल को महिला की मौत हो गई। कर्मचारियों ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। शव की शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सूचना भेज दी गई। लेकिन शव रखे रखे जब 4 दिन बीत गए तो पता चला कि महिला के शव को चूहे और चींटियों ने खाना शुरू कर दिया है। 4 दिन बाद भी ये बात सामने नहीं आती अगर शव से दुर्गंध आनी शुरू ना हो गई होती। मामला सामने आ गया तो आजमगढ़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर सफाई में कह रहे हैं कि 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अज्ञात बॉडी जो है 3 दिन की थी, मॉर्चरी में है, मेरे संज्ञान में आया है। और क्योंकि अज्ञात बॉडी है तो पुलिस को सूचना जिला अस्पताल से चली गई थी और 72 घंटे के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो 72 घंटे कल हो गया, आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी पूरी कर ली जाएगी। चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आप, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देश को पता ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन में भी शव को चूहे काट खाते हैं और उसके बाद आप लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजकर मौत की वजहों का पता लगाते हैं। हम इससे इनकार नहीं करते कि यूपी में कोरोना वायरस बेकाबू होकर तबाही मचा रहा है। डॉक्टर और तमाम स्टाफ बहुत ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन दबाव के बीच वो नहीं होना चाहिए जो आजमगढ़ में हुआ। 5 मई को आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के भीतर 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 357 मौतें हुई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर चटाई बिछाकर सिलेंडर के साथ लेटे ये लोग इस उम्मीद में हैं कि इन्हें ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट बंद हो चुका है, लेकिन दूर दूर से सिलेंडर लेकर आए लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। पूरी रात इसी तरह चटाई पर बिता चुके हैं, जबकि ऑक्सीजन प्लांट के मालिक का कहना है कि उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। एक दिन हो गया इनको बैठे हुए, चटाई लेकर आए हुए हैं कई सारे लोग और इसी पर सो भी रहे हैं। तो स्थितियां इतनी विकराल हैं। ये अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन लेने यहाँ पर आए हुए थे। सभी के पास में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन बावजूद उसके इनको गैस नहीं मिल पा रही, क्योंकि प्लांट में भी गैस उपलब्ध नहीं है। प्लांट मालिक का ये कहना है कि उसके ऑक्सीजन सिलेंडरों को प्रशासन ने ज़बरदस्ती जब्त कर लिया। उसके जो टैंक आए हुए थे उनको अपने पास रख लिया है।
ये ऐसी खबरें जिन्हें देखकर सुनकर मन विचलित होता है, लेकिन बावजूद इसके ये खबर बताना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि देश को कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम काम कैसे कर रहा है इसकी जानकारी तो रहे।